सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। रात का समय। एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर अंगद काफी बेचैनी के साथ वार्ड के बाहर इधर से उधर हो रहा था। उसे काफी घबराहट हो रही थी कि अंकिता सही तो है या फिर नहीं। वह गुस्से से काफी तमतमाया हुआ था। साथ ही उसे खुद पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और उसमें से एक लेडी डॉक्टर बाहर निकली। जैसे ही वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज अंगद ने सुनी, वैसे ही अंगद जल्दी से उस डॉक्टर की तरफ बढ़ गया और उसने उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा, वह ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसे ज्यादा गहरी चोट तो नहीं आई है? और क्या वह बच जाएगी? बताइए मुझे जल्दी से, क्या हुआ है? वह ठीक तो है या नहीं? इस तरीके से मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हुई? हाँ, उसके इस तरीके से लगातार सवाल पर सवाल करने के कारण वह लेडी डॉक्टर डर की वजह से थर थर कांपने लगी थी। वह पहले किस चीज का जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसे इस तरीके से खड़े हुए देखकर डॉक्टर और भी ज्यादा गुस्से में अंगद और भी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया था और उसने गुस्से के साथ कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो मुझे। इस पर लेडी डॉक्टर और भी ज्यादा डर गई और फिर उसने डरते हुए कहा, सर प्लीज शांत हो जाइए। और वह ठीक है, उन्हें गहरी चोट नहीं आई है। हाँ, ज़्यादा खून बहने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस है। उन्हें थोड़ी बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से वह इस वक्त बेहोश है, लेकिन टाइम पर यहाँ पर लाने की वजह से उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और वह खतरे से बाहर है। और जैसे ही अंगद ने उस लेडी डॉक्टर की कही हुई बातों को सुना तो उसने अपने दोनों हाथों को अपने सर को पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। और उसके चेहरे पर एकदम से खुशी को साफ देखा जा सकता था। अब जाकर उसने एक चैन की सांस ली थी। वह अंकिता की हालत को देखकर काफी ज्यादा डर गया था कि कहीं अंकिता को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। और फिर उसने उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ डॉक्टर? जिस पर उसने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। यह देखकर अंगद जल्दी से वार्ड के दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। वार्ड के अंदर पहुंचकर वह अंकिता की तरफ देखने लगा। अंकिता बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसके एक हाथ पर ड्रेसिंग की गई थी। साथ ही उसे खून की कमी की वजह से खून की बोतल भी चढ़ाई जा रही थी। उसके चेहरे पर से वह चमक गायब हो गई थी जब उसने पहली बार अंकिता को देखा था। उसके होंठ इस वक्त सूखे हुए थे और वह काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। हालांकि उसकी ऐसी हालत देखकर अंगद को बुरा लग रहा था, लेकिन वह इस लड़की को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये पहली लड़की थी जिसे अंगद सचमुच प्यार कर बैठा था और उसे वह अपने पास ही रखना चाहता था। फिर चाहे वह उसके साथ प्यार से रहे या फिर जबरदस्ती से, उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। वह वहां पर खड़ा होकर उसे ही एक टक देखे जा रहा था और उसे देखते हुए ही वह वहीं पर रखी हुई चेयर पर बैठ गया था और उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आखिर क्यों अंकिता, तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं करती और क्यों इतना डरती हो? मैं कोई जानवर तो नहीं हूं ना, इंसान ही हूं। मैं इतना भी बेकार नहीं हूं, बस तुम्हें अपने पास ही तो रखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए किस हद तक पागल हो चुका हूँ। मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है और हर लड़की मेरे लिए पागल है और मेरे पास आने के लिए न जाने क्या क्या करती है। लेकिन तुम पागल लड़की, तुम पहली लड़की हो जिसे अंगद प्यार कर बैठा है, लेकिन साथ ही उस थप्पड़ की वजह से उससे ही ज्यादा नफरत भी करता है, लेकिन उतना ही प्यार भी करता हूँ। आखिरकार तुम मेरे प्यार को समझती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करती हो? लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कुछ भी नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। और ना ही मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर होने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। उसके बोली गई लहजे में सनक थी, पागलपन था और बेइंतहा प्यार भी था। वह मुस्कुराते हुए अंकिता की तरफ देखता रहा और फिर उसने झुककर अंकिता के हाथ पर किस किया और वहीं पर बैठा हुआ उसकी तरफ ही देखता रहा। रात के 12 बज रहे थे, जिससे हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था। बस इक्का दुक्का लोग ही इधर से उधर जा रहे थे, साथ ही कुछ नर्सेस भी अपने काम में लगी हुई थी। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर ब्लैक कलर की काफी गाड़ियां आकर रुकी और उसमें से ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए काफी सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और फिर सभी एक एक के साथ हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ गए और वह सभी लोग वार्ड की गली में पहुंचे जहां पर अंकिता को शिफ्ट किया गया था। वह सभी लोग उसी वार्ड के बाहर रुक गए तो वहां पर उस वार्ड के बाहर अंगद के बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे।
जब उन सभी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड्स को देखा तो उन सभी की आंखें छोटी हो गई थी। वहीं उनमें से कोई भी कुछ बोलता कि उन सभी बॉडीगार्ड्स में से एक साथ अपनी गन से वहां पर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड्स को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से सभी लोग एक साथ जमीन पर ढेर हो गए थे। उन सभी को गन में साइलेंसर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा शोर नहीं हुआ। वहीं उन सभी के ढेर हो जाते ही एक बॉडीगार्ड्स ने वह अवार्ड का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। वह सब जब अंदर पहुंचे तो वहां पर अंगद जो कि अंकिता के हाथ को पकड़कर वहीं पर बैठे बैठे ही सो गया था। और जैसे ही उन सभी ने उस वार्ड के अंदर अपने कदम रखे, वैसे ही वह एकदम से जाग गया और गुस्से के साथ अपना सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। और जब वहां पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई थी, क्योंकि ये बॉडीगार्ड्स उसके नहीं थे। जिसकी वजह से अंगद ने गुस्से के साथ कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ। लेकिन उसकी बात को किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वह बॉडीगार्ड बिल्कुल अपनी आंखों में बिना एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। फिर एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसके दोनों पैरों पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वह जमीन पर जा गिरा, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा पागल हो गया। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी गन को बाहर निकाला तो एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ पर भी शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी गन छूट कर दूर जा गिरी। वहीं उसके एक बॉडीगार्ड ने ऑर्डर देते हुए कहा, मैडम को शांति से साथ उठाओ और यहाँ से लेकर चलो। जिस पर उन बॉडीगार्ड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं जैसे ही अंगद ने उसकी कही हुई बात को सुनी और उन बॉडीगार्ड्स को अंकिता की तरफ बढ़ते देखा तो उसने गुस्से के साथ कहा, खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाने की कोशिश देखी तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अंकिता के हाथ में लगी हुई सुई को सेफ्टी के साथ निकाल दिया और फिर उन्हें कहीं चोट न लगे इसलिए काफी सावधानी से उसे अपने कंधे पर उठाया और फिर वहां से लेकर जाने लगे। वहीं यह देखकर अंकल गुस्से से तिलमिला गया और उसने गुस्से के साथ कहा, कौन हो तुम लोग? हाँ, और उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो उसे। और वह वहां खड़ा होने की कोशिश करने लगा था, लेकिन उसके दोनों पैरों में गोलियां लगने की वजह से उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर एक बॉडीगार्ड उसकी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखते हुए उसके पास चलकर आया और उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर अंगद उसे गुस्से से खा जाने वाली नजरों से घूर कर देख रहा था। और फिर वह गुस्से के साथ बोला, कौन हो तुम? हाँ, और अंकिता को लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझसे पंगा लेकर सही नहीं किया है। चुपचाप से उसे छोड़ दो, वरना मैं जो करूंगा ना वो तुम सभी को बर्दाश्त नहीं होगा, समझे तुम लोग? उसकी कही हुई बात को सुनकर उन बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसकी तरफ झुकते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम हमें धमकी दे रहे हो? बल्कि तुमने इस लड़की को किडनैप करके सही नहीं किया है और इसका तुम्हें काफी बड़ा हर्जाना भुगतना होगा। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मिस्टर अंगद जवेदी, अगर हम चाहें तो तुम्हें 1 मिनट में यहीं पर मार दें, लेकिन बॉस ने तुम्हें इतनी आसान मौत देने से मना किया है, इसलिए तुम अभी तक तो जिंदा हो। और फिर यह कहते हुए उसने उसके गले पर एक जोरदार टिक किया, जिसकी वजह से अंगद वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं वह सभी बॉडीगार्ड्स अंकिता को उठाकर वहां से ले जाने लगे। वहीं पर शोर सुनकर वहां पर कई सारे डॉक्टर मौजूद हो गए थे, लेकिन किसी ने भी उन सभी को वहां से जाते हुए बिल्कुल भी नहीं रोका और सभी लोग हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आए और अंकिता को सावधानी से कार में बिठाकर वहां से सभी लोग निकल गए थे। तो आगे कौन थे ये लोग और क्यों लेकर ले जाने आए थे अंकिता को, और आगे का कहाँ ले जा लेकर जा रहे थे, ये जानने के लिए प्लीज़ पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी, मेरी कहानी। और हाँ, आज इसकी 5 डेली अपडेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। और हाँ, डेली कमेंट्स करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वह ब्लैक कलर की गाड़ियां सुनसान सड़क पर काफी स्पीड के साथ चली जा रही थी।
और फिर वह सभी बॉडी गाड़ियाँ एक बड़ी सी मेंशन के बाहर जाकर रुकी। उन सभी की कार के रुकते ही उसके अंदर से वह सभी बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और फिर अंकिता को भी काफ़ी सावधानी के साथ कार से बाहर निकाला गया और फिर सब उसे काफ़ी सावधानी के साथ उस मेंशन के अंदर ले जाया गया। एक बड़ी से किंग साइड बेड पर ले जाकर उसे लिटा दिया गया था। वह कमरा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इंटीरियर डिजाइनिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार था और वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ों को काफ़ी सलीके के साथ सेट किया गया था। अंकिता को अच्छे से लिटाने के बाद वह सभी बॉडीगार्ड्स उस कमरे से बाहर चले गए थे। वहीं उसी मैंसन के स्टडी रूम के अंदर युवराज अपनी चेयर पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था और वह अपने काम में लगा हुआ था कि तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिस पर युवराज ने अंदर आने के लिए कहा। उसकी बात को सुनते ही किसी ने कमरे के दरवाजे को खोला और वह अंदर आया, जिस पर युवराज ने उसकी तरफ देखा तो वहां पर विराट खड़ा हुआ था। विराट ने काफी रिस्पेक्ट के साथ अपने सर को झुकाते हुए कहा, बॉस, हम अंकिता मैडम को ले आए हैं और वह इस वक्त बेहोश हैं और उनके कमरे में ले जाकर लिटा दिया गया है। जैसे ही युवराज ने अंकिता का नाम सुना वैसे ही उसकी आंखें एकदम से चमक उठी थी। उसने जल्दी से एक्साइटेड होते हुए कहा, कहाँ है वह? और यह कहते हुए वह अपनी चेयर से खड़ा हो गया था, जिस पर विराट ने काफी रिस्पेक्ट के साथ कहा, उसी रूम में जिस रूम को आपने उनके लिए तैयार किया है। यह सुनते ही युवराज जल्दी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए उस रूम की तरफ जाने लगा था, लेकिन वह जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाला था वैसे ही उसके कदम अपने आप ही रुक गए और उसने पलटकर विराट की तरफ देखते हुए कहा, और वह लड़का जिंदा तो है ना? उसकी बात को सुनकर विराट ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बॉस, वह अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही युवराज के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई थी और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर वह उस रूम से बाहर निकल गया। उसके रूम से बाहर जाने के बाद विराट काफी सोच में पड़ गया था कि आखिरकार बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को भी उनकी चीज पर हाथ डालने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा था। फिर इस बार ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी अगर किसी ने युवराज से पंगा लिया है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा रही थी और वह थी मौत। उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार सबसे अलग हुआ है कि पहली बार उसने किसी लड़के को जिंदा छोड़ा है, जिसकी वजह से विराट को काफी ज्यादा शौक भी लगा था। लेकिन वह जानता था कि इसके पीछे भी जरूर उसके बॉस का कोई ना कोई इरादा जरूर होगा, वरना वह उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे जिसने उनकी सबसे अजीज चीज को सबसे ज्यादा परेशान और हर्ट किया है। जिस लड़की को इफ ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी, जरूर कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल ही रहा होगा, जिसकी वजह से वह यह सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। लेकिन फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद युवराज अंकिता के रूम में पहुंच गया था। वहां पर पहुंचने के बाद वह एकदम से अपनी जगह पर ही रुक सा गया था और फिर धीरे धीरे से अपनी नजरों को अंकिता की तरफ करने लगा। उसने देखा कि अंकिता आराम से अपने बेड पर सो रही है। उसने इस वक्त हॉस्पिटल का गाउन पहन रखा था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके बालों ने उसके चेहरे को छुपा लिया था, जिसके वजह देखकर ही युवराज एकदम से बेचैन हो गया था क्योंकि वह उसके चेहरे को देखना चाहता था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में न जाने क्या आया। अचानक उसके हाथ अंकिता के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे थे और उसने हल्के से अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटा दिया। जैसे ही उसने उसके मुलायम चेहरे को छुआ वैसे ही उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा ही करंट दौड़ गया था और जब उसने उसके चेहरे को देखा तो बस जैसे उसके चेहरे में ही खोसा गया था। उस वक्त अंकिता का चेहरा काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, हालांकि उतना नहीं कर रहा था जब वह उसे पहली बार मिला था। इस बार उसके चेहरे पर भी काफी चेंज से आए थे, जैसे ही उसके होठ सूख चुके थे और त्वचा भी काफी ज्यादा रूखी हो गई थी। साथ ही वह कमजोर भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर युवराज अपनी नजरों को उसके चेहरे पर से हटा नहीं पा रहा था। वह बस एक टक उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था।
अंकिता सोते हुए भी किसी स्लीपिंग ब्यूटी से कम नहीं लगती थी। युवराज काफी प्यार से उसे निहारे जा रहा था। उसकी नजरें जैसे उस पर से मानो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह उसे एकटक देखे जा रहा था कि तभी अंकिता ने अचानक से नींद में करवट ली, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ बाहर निकल गए थे। वहीं जैसे ही उसने थोड़ी सी हलचल देखी, वैसे ही युवराज का ध्यान टूट गया। तभी उसकी नजर अंकिता को हाथों पर चली गई और जैसे ही उसने अंकिता के हाथों को देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, वैसे उसकी आंखें, जो कि अंकिता को देखते हुए काफी शांत दिखाई दे रही थी, एकदम से ही उनमें तूफान दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थी और फिर अचानक से ही उसे जैसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसने उसकी तरफ चारों तरफ डार्क ऑरा निकलने लगा था। लेकिन फिर अचानक से उसकी नजरें अंकिता पर चली गईं, जिसकी वजह से वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगा था। उसने अंकिता की तरफ अपने मन में गुस्से के साथ कहा, अंगद जवेरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चोट का निशान तुम्हारी वजह से है ना, इसके ऊपर है ना। मैं तुम्हारे शरीर पर इतनी चोट के निशान दूंगा ना कि तुम अपने आप को शीशे में कभी भी देख नहीं पाओगे और अपने आप से ही हद से ज्यादा नफरत करने लगे हो। तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है। आखिरकार तुम्हें भी तो पता चले कि तुमने कितनी कीमती चीज पर अपनी गंदी नजरों को डाला है। और यह सब अपने मन में कहते हुए उसकी आंखें और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। अगली सुबह दोपहर का वक्त, अंकिता उसी कमरे में एक बड़ी से किंग साइज बेड पर लेटी हुई थी कि तभी अचानक से उसके हाथों में मूवमेंट होने लगा और उसने अपनी आंखों को हल्के से खोला। अपनी आंखों को खोलते ही वह पूरे कमरे को देखने लगी, यह जानने की कोशिश करने लगी थी कि आखिरकार वह है कहाँ पर। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था और वह कैसे बेहोश हुई थी, वैसे ही अचानक से उसकी जान उसके हलक में अटक गई थी। वह एक झटके से एक साथ अपने बेड पर बैठ गया और डरते हुए इधर से उधर देखने लगी थी। लेकिन वह एक पल के लिए थोड़ी सी हैरान भी हुई थी कि आखिरकार वह है कहाँ पर। हाँ, क्योंकि यह वह तो कमरा नहीं था जहाँ पर वह अंगद के घर पर थी। फिर आखिरकार वह कहाँ पर है। तभी उसकी नजरें उस कमरे में पड़े हुए सोफे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसकी नजरें उस तरफ गई, वैसे ही उसकी नजर एक इंसान पर जाकर रुक गई। वहां पर कोई और नहीं बल्कि युवराज बैठा हुआ था, जो कि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे किसी की नज़रों का एहसास हुआ, वैसे ही उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर बेड की तरफ देखा और जब उसने देखा कि अंकिता अपने होश में आ चुकी है, तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वह जल्दी से सोफे पर से खड़ा हुआ और अंकिता की तरफ जाने लगा। वही जब अंकिता ने उस लड़के को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वह अपने आप को खुद में ही समेटने लगी थी। एक तो वह नहीं जानती थी कि आखिरकार वह है कहाँ पर, और फिर वह उस लड़के को भी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आखिरकार वह है कहाँ, कौन। साथ ही अब उसे जैसे हर लड़के से ही डर लगने लगा था, जिसके कारण ही वह उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर पीछे हटने लगी थी। उसने जल्दी से पीछे होते हुए कहा, मुझसे मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, समझे तो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मेरे से, दूर रहो। वहीं जैसे ही युवराज ने अंकिता को यह कहते हुए देखा और पीछे जाते हुए देखा, वैसे ही उसके कदम अपने आप ही अपनी जगह पर ही रुक से गए थे और उसने जल्दी से कहा, ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ, लेकिन शांत हो जाओ। यह सुनकर अंकिता अपने आप को समेट कर उसकी तरफ डरी सहमी नजरों से देखने लगी थी। उसे इस तरीके से डरा और सहमा देखकर युवराज को वापस से जैसे गुस्सा आने लगा था। लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए काफी प्यार से कहा, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन उस बात को सुनते ही हुए अंकिता ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। हाँ, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बताओ मुझे, मैं यहाँ पर कैसे आई और तुम हो कौन। उसकी कही हुई बात को सुनकर और उसके सवालों को सुनकर युवराज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। जब युवराज ने देखा कि वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, तो उसने जल्दी से अपने कदमों को वहीं पर रोक लिया था और उसके पास नहीं गया। वहीं उसे पास न आते देखकर अंकिता ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और ये किसका घर है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ।
उसकी कही हुई बात को सुनकर युवराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा घर है और तुम्हें मैं ही यहाँ पर लेकर आया हूँ और तुम्हें इस तरीके से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हो। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता अभी भी उसकी तरफ अपनी डरी हुई नजरों से ही देख रही थी। वह उसे बिल्कुल भी भूल गई थी। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि यह वही इंसान था और वही लड़का था जिसकी उसकी 2 बार जान बचाई थी। उसने फिर से अपने आप को खुद में ही समेटते हुए कहा, लेकिन लेकिन तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आते हो, बताओ मुझे। उसका ये सवाल सुनकर युवराज हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम युवराज है और अगर तुम्हें याद हो तो हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। युवराज की कही हुई बात को सुनकर अंकिता कंफ्यूजन के साथ उसके चेहरे को देखने लगी, लेकिन उस पर अंगद का इतना ज्यादा असर हो गया था कि वह ठीक तरीके से अपना दिमाग चला भी नहीं पा रही थी। उसे इस तरीके से घूरते हुए देखकर युवराज समझ गया कि अंकिता को कुछ भी नहीं याद है, जिसकी वजह से उसने वहां पर खड़े हुए ब्रेकफास्ट को उठाया और अंकिता को ले जाकर उसके साइड टेबल पर रख दिया और बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में मुझे भूल जाओगी। युवराज से जिसे देखते ही लड़की पागल हो जाती है और उसकी फेस तो वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती, तुम मुझे बस कुछ ही सालों में भूल गई। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बात कर रहा है या फिर क्या बोल रहा है, जो कि युवराज उसके चेहरे को देखते ही समझ गया था। लेकिन उसके इस तरीके से देखते हुए वह किसी बच्ची की तरह लग रही थी। जिस पर युवराज ने कहा, 3 साल पहले तुमने जिस लड़के की जान बचाई थी वह मैं ही था। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता सोच में पड़ गई कि तभी अचानक से उसे अपनी पहली किस याद आ गई और यह याद आते ही वह हैरानी से उसे देखने लगी थी। फिर उसे थोड़ा हैरान होते हुए और फिर घूरते हुए कहा, क्या तुम वह स्काई होटल वाले हो जिसने मुझे मेरी पहली किस चुराई थी? हाँ। उसकी कही हुई बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उसने मुस्कुराते हुए छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, याद भी आया तो क्या हमारी पहली किस, और वो भी मेरी भी पहली किस थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। लेकिन ये सब छोड़ो और तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हो, इसलिए अब पहले सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो जिससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता ने वहां पर रखे हुए टेबल पर खाने की तरफ देखा और फिर वापस से युवराज की तरफ और कंफ्यूजन के साथ पूछा, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर कैसे आए? मैं तो वहां पर अंगद की कैद में थी ना, फिर तुमने मुझे वहां से कैसे छुड़ाया? हाँ। और वह इसके आगे कुछ और बोलती इससे पहले ही युवराज ने अपनी उंगली को उसके होठों पर रख दिया और फिर उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अब मुझे कोई भी सवाल नहीं सुनना है, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलेगी, इसीलिए पहले चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो और हाँ, अपना ये छोटा सा दिमाग चलाना बंद करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस वक्त रेस्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अपनी हालत देख रही हो, क्या हो गई तुम, इसलिए ज़्यादा सोचने की बंद करो और चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो और आराम से रेस्ट करो। जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है बेबी डॉल? उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी क्योंकि युवराज इस वक्त उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था, जिसकी वजह से वह उसके चेहरे को पास से देख पा रही थी। और उसकी खूबसूरती को देखकर तो उस अंकिता की आंखें जैसे उसके चेहरे पर से हट ही नहीं रही थी। उसे यह भी सुनाई नहीं दिया था कि आखिरकार युवराज उससे क्या बोल रहा था। वहीं अंकिता को इस तरीके से खुद को देखते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने अपनी उंगली को उसके होठों पर रखा हुआ देखकर उसका मन कर रहा था कि वह जल्दी से उसके चेहरे को पकड़े और अपना होठ उसके होठों पर रख दे और उसे पैसने किस करने लगे। लेकिन वह जानता था कि इस वक्त ये बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से वह जल्दी से पीछे हट गया और फिर अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाते हुए बोला, जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक मुझे ये ब्रेकफास्ट फिनिश मिलना चाहिए, ओके? और फिर यह बोलते हुए वह जल्दी से रूम से बाहर निकल गया था। रूम से बाहर निकलने के बाद उसके होठों से जो मुस्कुराहट थी वह एकदम से गायब हो चुकी थी। वह कॉरिडोर में रुक गया था
और उसने एक हाथ से अपने दिल पर रख लिया था, जो कि काफी जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी अंकिता के पास जाने की वजह से। लेकिन फिर उसका चेहरा खुशी से खिल गया था और फिर उसने अंकिता को याद करते हुए कहा, पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे अंदर, मैं युवराज, जो कि आज तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला, किसी को देखकर भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी जो कि बस तुम्हें देखकर आती है। तुम्हें देखकर ही मेरा मन पागल हो जाता है और मेरे अंदर तुम्हें पाने की जुनूनियत पैदा हो जाती है। आखिर तुम हो क्या? हाँ, तुमने मुझे पूरी तरीके से जैसे पागल बना दिया है अंकिता। आई रियली लव यू सो मच। मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में अंकिता का डरा हुआ चेहरा आने लगा, जिसे देखकर उसने चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसके हाथों चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा दिखाई देने लगा। उसने उसके गुस्से के साथ कहा, मैं वादा करता हूँ, जिसने भी तुम्हें आंसू दिए हैं और तुम्हें इस तरीके से डराया है, मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा और उसे इतना ज़्यादा डरा दूंगा कि वह कभी चाहकर भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएगा, और जब तक उसे मौत ना नसीब हो। और फिर वह गुस्से से वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के हॉस्पिटल के अंदर अंगद को इमरजेंसी वार्ड के अंदर रखा गया था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में थी। वार्ड के बाहर अंगद का असिस्टेंट खड़ा हुआ था। वह परेशानी से इधर से उधर हुए जा रहा था। तभी उस कॉरिडोर के अंदर से काफ़ी सारे कदमों की आवाज़ आने लगी, जो कि उसकी तरफ ही आ रहे थे। जब इन सभी आवाज़ों की आहट को अंगद के असिस्टेंट ने सुनी तो वह उसकी तरफ ही देखने लगा, जिस पर उसने देखा कि सामने काफी सारे काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड जल्दी से अपने कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं। साथ ही उनके बीच में एक 45 से 50 साल के बुजुर्ग आदमी भी चल रहे थे। उनके हाथों में एक काफी खूबसूरत सी छड़ी थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि वहां पर गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वह इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है। वहीं जैसे ही अंगद ने असिस्टेंट ने उन्हें देखा, वैसे ही उनके माथे पर पसीने छूटने लगे थे। उसने जल्दी से अपने रुमाल को बाहर निकाल कर अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया और जल्दी से भागता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने जल्दी से कहा, चेयरमैन, चेयरमैन सर, बॉस की हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी कही हुई बात को सुनकर वह बुजुर्ग आदमी वहीं पर रुक गया और फिर उसने अपनी नजरों को उठाकर अंगद के असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर गुस्से के साथ कहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने किया है ये सब? उनकी कही हुई बात को सुनकर अंगद का असिस्टेंट अपनी नजरों को धीरे धीरे से चुराने लगा था, जिस पर उस बुजुर्ग आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से के साथ अपनी रौबदार आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ है? आखिरकार अंगद की हालत कैसे हुई है? जिस पर अंगद के असिस्टेंट ने जल्दी से घबराते हुए कहा, कल रात को बॉस इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे, लेकिन आधी रात को न जाने कौन कुछ बॉडीगार्ड्स आए और बॉस की ऐसी हालत करके चले गए। जिस पर वह बुजुर्ग आदमी असिस्टेंट को घूर कर देख रहा था, जिस पर अंगद के असिस्टेंट ने अपनी नजरों को और भी ज्यादा झुका लिया था। यह देखकर उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी कड़क लहजे में कहा, मुझे डिटेल में बताओ कि आखिरकार चल क्या रहा था यहाँ पर, हाँ? और अंगद इतनी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? यह सुनकर अंगद का असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वह जानता था कि वह उस बुजुर्ग आदमी उसकी डिटेल को जाने बिना तो बिल्कुल भी नहीं जान मानने वाला। इसीलिए उसने सब कुछ बताना स्टार्ट किया। सारी चीज़ों के बारे में उसने डिटेल में बता दिया था कि आखिरकार अंगद हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। साथ ही उसने अंकिता के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। यह सब सुनने के बाद उस बुजुर्ग आदमी का गुस्सा जैसे साथ में आसमान पर था। उसने गुस्से के साथ कहा, अंगद, ऐसा कैसे कर सकता है किसी लड़की के साथ ऐसे हरासमेंट? और ये सब किसने किया है, पता करो। और साथ ही ये भी कि आखिरकार वह लड़की कहाँ गई और ये सब किसने किया है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। समझ में आया? यह कोई और नहीं थे बल्कि अंगद के दादाजी विशाल जवेरी थे, जो कि उसके पोते से भी काफी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अंगद को कभी भी किसी भी काम से नहीं रोका था। वह हर काम में उसका हमेशा साथ ही देते थे। वह जो भी चाहता था
और जिस चीज को भी जिद करता था वह हर चीज उसे किसी भी हाल में दी जाती थी। और यही कारण था कि अंगद आज काफी ज्यादा बदतमीज और बेअक्ल हो चुका था। उसके माता पिता तो उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ वही थे जिन्होंने उसकी देखभाल की थी। वहीं उनकी कही हुई बात को सुनकर अंगद के असिस्टेंट डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया था। यह सुनने के बाद विशाल जी ने इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा देखते हुए कहा, अब वह कैसा है, ठीक है ना? जिस पर अंगद के असिस्टेंट ने जवाब दिया, उनका इस वक्त भी इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा क्रिटिकल है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। उनकी कही हुई बात को सुनकर विशाल जी के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती थी। और फिर वे जाकर वहीं पर पड़ी हुई एक टेबल पर जाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने अंगद के असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहा, जाकर पता करो कि ये सब किसने किया है। जिस पर उसके असिस्टेंट ने जल्दी से अपना सर झुकाते हुए कहा, ओके बॉस। और वह यह कहते हुए वहां से निकल कर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ सिंह मैंसन के अंदर दोपहर का वक्त जब तक युवराज वापस से अंकिता के रूम में आया तब तक उसने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था और अंकिता बेड पर लेटी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने युवराज को आते हुए देखा वैसे ही वह उठकर जल्दी से बैठ गई थी। जैसे ही अभी उसके अंदर वही डर था कि कहीं ये सब कुछ गलत ना करे उसके साथ। यह देखकर युवराज ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ कपड़ों को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नीचे लंच करने के लिए आ जाना। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता ने एक नजर युवराज की तरफ देखा और फिर टेबल पर रखे हुए कपड़ों की तरफ देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। और यह देखकर युवराज वापस से रूम में जाने लगा तो अंकिता ने जल्दी से आवाज लगाते हुए कहा, एक मिनट रुकिए। उसकी बात सुनकर युवराज ने पीछे मुड़कर अंकिता की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर युवराज के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कोई भी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है तो समझ लो उसी के लिए मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसलिए अब जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और उसने लास्ट लाइन को काफी डीप और शांत वॉइस में कहा था जिससे अंकिता जैसे उसके चेहरे में खो सी गई थी। लेकिन फिर वह जल्दी से अपने सेंस में वापस आई और इधर उधर देखने लगी, जिसे देखकर युवराज के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। और फिर वह वहां से मुस्कुराते हुए ही चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद अंकिता के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह मुस्कुरा क्यों रही है। जिसकी वजह से उसने अपने मन में कहा, हत्या मैं पागल हो गई क्या? किसी भी ऐसे अनजान इंसान को देखकर मुस्कुरा कर सकती हूँ? क्या हो रहा है मुझे? मैं उसमें कैसे खो गई थी? हाँ, लेकिन कुछ भी कहो, ये सच में देखने में काफी ज्यादा हैंडसम है। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाएगी। लेकिन फिर उसे समझ आया कि वह क्या सोच रही है, जिसकी वजह से उसने अपने सर को झटका और फिर बेड से खड़ी होकर उन कपड़ों को उठाया और फिर बाथरूम की तरफ चली गई थी। कुछ देर बाद अंकिता तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आई तो सभी लोग उसके साथ काफी पोलाइट होकर बिहेव कर रहे थे। अंकिता को इन सब की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से उसे यह सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वह वहां पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब देख रही थी। वह घर काफी ज्यादा खूबसूरत था, वहां का इंटीरियर डिजाइन भी काफी ज्यादा बेमिसाल था। साथ ही वहां पर जितनी भी चीजें रखी हुई थी वह देखने में काफी ज्यादा कीमती नजर आ रही थी, जिसे देखकर अंकिता अपनी नजरों को इधर से उधर दौड़ाई जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जरूर ये कोई बड़ा आदमी ही होगा। वहीं टेबल की मेन चेयर पर युवराज बैठा हुआ था और वह सब जब से अंकिता नीचे आई थी उसकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी और एक इंच भी नहीं हिली थी। अंकिता ने घुटनों के नीचे तक का एक वाइट नायरा कट ड्रेस को पहन रखा था। चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था, बस बाल खुले हुए थे। उसमें ही वह काफी कह ढा रही थी। हालांकि अभी भी उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर युवराज को गुस्सा तो काफी आ रहा था। लेकिन जब उसकी खूबसूरती को देखा तो उसकी उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ सी गई थी।
और अंकिता का इधर उधर देखते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल भी आ गई थी। फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ पर बैठ जाओ। उसकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता का ध्यान युवराज की तरफ चला गया था। तो वह वहां पर बैठा हुआ था और वह भी किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह। वह सच में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और सलीके से सेट किए हुए बाल, चमचमाती हुई काली गहरी आंखें और चेहरे पर परफेक्ट जॉलाइन। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को मोड़ रखा था जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन अंकिता उसकी हैंडसमनेस में खोना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से उसने जल्दी से अपना ध्यान उस पर से हटा लिया और फिर उसके कहे मुताबिक एक चेयर को खींचकर बैठ गई। उसके चेयर पर बैठते ही एक मेड ने उसे खाना सर्व करने के लिए आगे बढ़ी। तो युवराज ने अपना एक हाथ उठाकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। उसके इशारे को समझते ही वह भी वापस से उसी तरह अपना सिर नीचे करके वहां से चली गई। अब वहां पर सिर्फ वही दोनों थे। अंकिता हर वक्त बोलने वाली लड़की थी लेकिन अब जैसे उसकी भी बोलती मानो बंद हो गई थी। वह बस चुपचाप से चेहरे पर बिना भाव से युवराज की तरफ देखने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर क्यों उसे अंगद से बचा कर लाया और उसे कैसे पता चला कि वह वहां पर है। उसके दिमाग में ऐसे ही न जाने कितने ही सवाल चल रहे थे बट जवाब किसी का भी नहीं था। हाँ माना उसने उसकी जान बचाई थी बट फिर भी कोई इतना कुछ किसी के लिए तो नहीं करता ना। वह यही सब कुछ सोचे जा रही थी। वहीं युवराज ने खुद अपने हाथों से अंकिता के लिए खाना सर्व किया। यह सब करते हुए अंकिता बस युवराज को ही देखे जा रही थी जो कि काफी ज्यादा फोकस के साथ ये सब कर रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लो खाना शुरू करो। जिस पर अंकिता ने पहले उसकी तरफ देखा और फिर अपनी एक नज़र खाने के ऊपर डाली तो ये हेल्दी खाना था जो कि खासकर अंकिता के लिए ही बनवाया गया था। जिसे देखते ही अंकिता समझ गई क्योंकि वह भी अभी विंसेंट को यही सजेस्ट करती थी जिसे देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे और मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि वह कितना ज़्यादा खतरनाक है फिर भी उससे पंगा क्यों ले रहे हो। अंकिता क्यों मुझे बताओ, आखिर क्यों मुझे बताओ। कहीं तुम उसके दुश्मन तो नहीं हो ना। क्या पता तुम भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो। उसके सवालों को सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर स्माइल को देखकर अंकिता ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। वह पता नहीं क्यों लेकिन अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह इतना सब कुछ उसके लिए क्यों कर रहा था। आखिर क्यों, क्या इन सब के पीछे उसका कोई मकसद था या ये भी सिर्फ अंगद की तरह ही मुझे ब्लैकमेल और टॉर्चर करना चाहता था। कहीं ये मुझे भी अंगद की तरह तो नहीं है ना जो लड़कियों के साथ खेल खेलते हैं जिसकी वजह से वह उसे शक भरी नजरों के साथ देख रही थी। वही अब युवराज ने उसके चेहरे पर इरिटेशन, गुस्सा, दर्द साथ ही डर के भावों को देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक एविल मुस्कुराहट को डालते हुए कहा, अच्छा तो तुम जानती हो कि मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूँ हाँ। जिसे देखकर अंकिता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। यह देखकर युवराज अपना चेहरा अचानक से अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर अंकिता की तरफ चेयर की तरफ आकर एक हाथ को टेबल के ऊपर रखा और फिर उसके चेहरे के काफी करीब पहुंच गया। वह अचानक से उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था जिसकी वजह से अंकिता एकदम से पूरी तरीके से चेयर से जाकर सट गई थी। उसकी आंखें भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। साथ ही उसकी सांसों को भी अपने चेहरे पर महसूस करके उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई थी। अंकिता ने अपने गले में घूंट घूंट गटकते हुए अटक अटक कर कहा, क्या क्या कर रहे हो तुम हाँ। और फिर हैरानी के साथ साथ उसकी आंखों में एक डर भी था जो कि युवराज साफ देख सकता था। उसे लगने लगा था कि शायद युवराज भी उसके साथ जबरदस्ती किस तो नहीं करेगा ना, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ उसके कपड़ों को काफी ज्यादा टाइट हो गए थे। पर युवराज बिना कुछ बोले ही उसकी आंखों में ये सब कुछ समझ गया था कि वह क्या सोच रही है जिसकी वजह से वह धीरे धीरे उसके होठों के और करीब जाने लगा। अंकिता तो जैसे निशब्द हो चुकी थी।
उसकी बोलती बंद हो गई थी और वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी। उसके हाथ भी उसे धक्का देने के लिए नहीं उठ रहे थे। वहीं युवराज अंकिता को होठों के 1 इंच फासले पर जाकर रुक सा गया था। वहीं यह देखकर अंकिता अब सच में लगा कि युवराज उसे किस करेगा, जिसकी वजह से उसने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया, साथ ही अपनी आंखों को भी वहीं पर। यह देखकर युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने अंकिता के थरथराती हुई होठों को देखा, जिसे देखकर उसके होठों की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई थी। उसका शरीर जैसे कांपने लगा था। यह देखकर युवराज ने अंदर एक तूफान उठने लगा था, लेकिन उसका चेहरा काफी ज्यादा शांत था। फिर उसने अपने एक हाथ से अंकिता के हाथ को पकड़ा और फिर उसके चेहरे से दूर होते उसके हाथ पर हल्के से अपनी होंठ रख दिया और हल्का सा किस किया। और फिर अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, बिकॉज आई लव यू सो मच अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने जैसे ही ये कहा वैसे ही अंकिता ने अपनी आंखों को खोल लिया। साथ ही उसकी किस की वजह से उसने पहले तो अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर किस किया गया था, फिर हैरानी के साथ युवराज की तरफ देखा। लेकिन फिर उसके दिमाग में अचानक से अंगद की कही हुई बातें आने लगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, बहुत प्यार, और तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर उसके दिमाग में उसकी कही गई सारी हरकतें याद आने लगी, जिसकी वजह से उसकी आंखें एकदम से लाल हो गईं और उसने गुस्से से युवराज से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से के साथ उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी थी। वहीं विराट, जो कि युवराज से कुछ डिस्कस करने के लिए आ ही रहा था, जब उसने भी यह देखा तो उसकी आंखें फैल गईं और उसने यह क्या देख लिया था, उसके बॉस को आज किसी लड़की ने थप्पड़ मारा था। यह इतना ज्यादा शॉकिंग था कि उसके कदम जैसे अपनी जगह पर ही जम से गए थे। क्यों मारा अंकिता ने युवराज को थप्पड़? क्या सच में युवराज अंगद की तरह है? जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, साथ ही लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और कमेंट तो करते रहना। थैंक यू, थैंक यू।